नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त हो चला फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते खबरें फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत के लिए तैयारी कर ली है। किसान संगठनों की ओर से 29 दिसंबर को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। सिंघू बॉर्डर पर हुई बैठक में फैसला लिया गया। किसानों ने सरकार को बातचीत के लिए 4 एजेंडे भेजे हैं। बता दें आपको कि कृषि कानूनों को रद्द करने में पहला एजेंडा ये जुड़ा हुआ होगा। दूसरा एजेंडा एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया है, तो वहीं तीसरा एजेंडा वायु गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़ा होगा। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 से जुड़ा होगा चौथा एजेंडा। किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि हम खुले मन से बातचीत के लिए तैयार। किसानों ने सरकार पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया। किसानों ने कहा, तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की हो रही कोशिश। किसान संगठनों की ओर से कहा गया कि हमने हमेशा कानून रद्द करने की मांग की, लेकिन सरकार बैठक के बाद गलत बयानी करती है। हमारे खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों का आंदोलन बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। किसानों में दिन प्रतिदिन जोश बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। राहुल ने इस बार फिर ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा है। राहुल ने लिखा कि मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने किसानों से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें किसानों का दर्द दिखाया गया है। इस वीडियो में आंदोलन करने वाले किसान नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठन सिंघू बॉर्डर पर 26 नवंबर को जुटे थे। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले 1 महीने में टेंट और ट्रैक्टर में किसानों की पूरी गृहस्थी बस गई है। किसान इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे में किसानों ने आंदोलन को तेज करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने NH9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया। दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आने वाली सड़क को भी किसानों ने जाम कर दिया। गाजियाबाद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के चलते NH लाइन को दोनों तरफ से पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। आंदोलन के दौरान किसानों की मौत भी हो रही है। टीकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। किसान कैथल के सेरथा गांव का रहने वाला था। कई दिन से परिवार के साथ धरने पर बैठा हुआ था। किसान का अंतिम संस्कार सेरथा गांव में किया गया। किसान के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बच्चे हैं, जिन पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। किसान की मौत को लेकर आंदोलनकारियों में गुस्सा बढ़ गया है। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहे किसानों के धरने पर हर रोज कोई न कोई किसान नेता या फिर विधायक अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान दूसरी बार पलवल में किसानों के धरने पर पहुंचे। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने सिख समुदाय की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 34 साल बाद इतिहास दोहराने जा रहा है। इससे पहले भी लाखों की संख्या में केंद्र सरकार के खिलाफ किसान दिल्ली पहुंचे थे। आज फिर किसानों के ऊपर ज्यादती हो गई है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों में किसानों की भलाई नाम की कोई चीज नहीं। पीएम मोदी ने 2-2 हज़ार रुपए किसानों के खाते में डालकर 18,000 रुपए बांट दिए हैं। ये इस तरह किसानों को बहकाने का काम किया जा रहा है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को ट्रॉफी बांटी जाती है। उन्होंने कहा कि बेशक पैसा वापस ले लो और कृषि कानूनों को भी वापस करो। यदि किसान जिंदा रहेगा तो देश रहेगा। देश की 85% आबादी किसानों का काम करती है। ये देश अमेरिका और यूरोप जैसा नहीं है। सोमवीर सांगवान ने कहा कि यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था किसानों पर आधारित है। ये आंदोलन छत्तीस बिरादरी के लोगों का आंदोलन है। सभी एक साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करें, आंदोलन को और मजबूत करने का काम करें। उन्होंने कहा कि किसान अब जाग उठा है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। पीएम मोदी को उद्योगपतियों ने अपने जाल में फंसाया हुआ है। यदि कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा में किसान आंदोलन के समर्थन में सभी टोल फ्री रखने का दूसरा दिन सुबह से अब तक कई जिलों में टोल फ्री कर दिए गए, जबकि अभी भी कई ऐसे टोल है जहां पर वाहन चालकों से टोल वसूला जा रहा है। घरौंडा में किसानों का टोल फ्री आंदोलन दूसरे दिन जारी है। हाईवे के घरौंडा टोल पर किसान डटे हुए हैं। पीएम के संबोधन के बाद भी किसान कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। झज्जर जिले की 4 सड़कों पर 5 टोल फ्री कराए गए। इन 5 टोल पर वाहनों का आवागमन फ्री रहा। दिल्ली रोहतक मार्ग पर भी रोहद टोल प्लाजा पर वाहनों का आवागमन निःशुल्क रहा।
केएमपी के मांडोटी और बादली के टोल प्लाजा को भी फ्री देखा गया। झज्जर के सोनीपत रोड पर गांव छारा का टोल प्लाजा भी फ्री होने की वजह से पूरा दिन इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन फ्री रहा। किसान संगठनों ने 27 दिसंबर तक सभी टोल प्लाजा को फ्री किए जाने की घोषणा कर रखी है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। 25 से 27 दिसंबर तक किसानों ने पूरे प्रदेश में टोल फ्री करने का आह्वान किया। रोहतक जिले में इसका असर दूसरे दिन भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। रोहतक जिले के सभी टोल बिल्कुल फ्री हैं। किसान इन टोल प्लाजा के पास बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। किसान यूनियंस ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को मजबूती देने के लिए 3 दिन सभी टोल प्लाजा को मुक्त करने का ऐलान किया था, जिसका पूरा असर हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर के टोल प्लाजा पर देखने को मिला। कैलाश मोटर्स पटियाला की ओर से सभी किसानों के लिए फ्री गाड़ी चेकअप और रिपेयर कैंप लगाया गया। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। कैलाश मोटर्स पटियाला की ओर से कहा गया कि वो सभी किसानों के वाहन फ्री चेक और रिपेयर कर रहे हैं। जो दिल्ली जा रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं वो खराब पार्ट्स को फ्री में बदल भी रहे हैं। करनाल टोल प्लाजा फ्री के दूसरे दिन किसानों के लिए लंगर लगाए गए। किसानों ने किसान भाइयों के लिए आइसक्रीम का लंगर लगाया और लंगर सेवा में किसानों की सेवा और भाईचारे का प्यार देखा गया। फुसगढ़ गांव की ओर से ये लंगर सेवा लगाई गई। ठंड में किसानों के लिए आइसक्रीम लंगर लगाने का किसानों ने कारण भी बताया। दिल्ली की ओर जाने वाले किसान आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। किसानों ने देश भर के टोल प्लाजा को 3 दिन तक फ्री करने का ऐलान किया हुआ है, जिसके चलते जगह जगह लंगर के पंडाल लगे हुए हैं। उन पंडालों में किसानों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बन रहा है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और विपक्षी पार्टीज ने हांसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग का विरोध किया। काले झंडे लेकर किसानों ने हिसार चुंगी पर ली ग्रैंड हॉल के सामने नारेबाजी की। विरोध की सूचना मिलते ही डीएसपी विनोद शंकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने विरोध कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से करीब 1 घंटे विरोध किया, उसके बाद वापस चले गए। किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध करने का ऐलान कर रखा है। हांसी के उमरा गांव के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर हांसी में आयोजित कराया जा रहा था, जिसका किसानों ने विरोध किया। जाखल के मामूपुर गांव में जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसान संगठनों ने जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह की कोठी का घेराव किया। उन्होंने निशांत सिंह के अपने निवास पर मौजूद न होने के कारण उनके परिवार के सदस्यों को ज्ञापन भी दिया। इस ज्ञापन में किसानों ने मांग की कि 31 दिसंबर तक जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष या तो अपने पद से इस्तीफा दें या फिर बीजेपी से अपना समर्थन वापस लें। कृषि कानूनों के विरोध में अब स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के पैतृक गांव चौटाला के लोग भी कूद गए हैं। ग्रामीणों ने टीकरी बॉर्डर के करीब 14 किलोमीटर दूर सड़क पर टेंट लगाकर धरने पर बैठने का फैसला लिया। इस दौरान चौटाला गांव के लोगों का कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। साथ ही साथ उनका गुस्सा डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी निकला। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए संघर्ष जारी है। हजारों की तादाद में किसान संगरूर के खनौरी बॉर्डर से दिल्ली के लिए निकले, जो कि कल सुबह टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। किसानों का कहना है कि हौसले बुलंद हैं। दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों को उत्साहित और जोश भरने के लिए उनमें 20,000 से ज्यादा किसानों के साथ दिल्ली के लिए जा रहे हैं। किसानों का समर्थन करने के लिए पंजाब के आनंदपुर साहिब से एक पूरा परिवार दिल्ली के लिए पैदल निकला। ये परिवार अपने बच्चों के साथ पैदल चलते हुए 7वें दिन करनाल पहुंचा। किसान आंदोलन के चलते सीमा सुरक्षा बल में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर तैनात जवान राजीव शहीद हो गए। हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हुई। 27 दिसंबर को होने वाले रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका के चुनावों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसकी जानकारी चुनाव अधिकारी रविंद्र यादव ने दी है। कहा कि सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 5:30 बजे तक चलेगी। उन्होंने बताया कि कल लोकतंत्र के इस पर्व पर रेवाड़ी में 1,07,317 मतदाता मतदान करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर धारूहेड़ा नगर पालिका में 21,843 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के श्रीनिवास रामानुज शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया गया। भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद थे। ये लगभग 88 करोड़ की लागत से 2 आधुनिक शैक्षणिक खंडों का निर्माण किया गया है। प्रथम चरण के दूसरे कार्य के लिए लगभग 127 करोड़ का कार्य तेजी से शुरू होने जा रहा है। फेज 1 के दूसरे टेंडर की प्रक्रिया जारी है, जिसमें 70 बेड का गेस्ट हाउस, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। तो वहीं फेज 2 पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि CBLU ने गठन के मात्र कुछ सालों में ही खेल एवं शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। विश्वविद्यालय के 2 शैक्षणिक खंडों के निर्माण से छात्रों को और अधिक अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की 4 दीवारी और स्वर्ण जयंती द्वार का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। लगभग 88 करोड़ की लागत से 2 आधुनिक शैक्षणिक खंडों का निर्माण किया गया है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरा विश्व कर रहा है। कोरोना वैक्सीन को सरकार जल्द ही उपलब्ध कराएगी। चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग में कोरोना वैक्सीन आने का इंतजार काफी उत्सुकता से है। चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग अपनी वैक्सीन स्टोरेज को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। दवाई रखने के लिए स्पेशल स्टोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें अत्याधुनिक उपकरण, डिफ्रीज आदि का कार्य जोर शोर से चल रहा है। CMO डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि कोरोना वैक्सीन सरकार जल्द उपलब्ध करा सकती है। सबसे पहले यह कोरोना योद्धाओं को लगाई जाएगी, उसके बाद सभी को लगाई जाएगी। देश में कोरोना वैक्सीन किसी भी वक्त आ सकती है। केंद्र सरकार इस वर्ष के अंत में या फिर 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने को हरी झंडी दे सकती है। इसके लिए सेंटर, स्टेट और जिला स्तर पर डॉक्टर्स की टीमों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दुनिया भर में 50 से ज्यादा वैक्सीन पर शोध चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है। भारत सरकार ने 8 शोधकर्ताओं को चुना है, जिनका शोध आखिरी स्टेज में है। नूंह जिले के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर बसंत दुबे ने कहा कि शुरुआती चरण में हेल्थ वर्कर को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, जिसका डेटा विभाग ने तैयार कर लिया है। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर यानी कि पुलिसकर्मी, आर्मी मैन, सफाई कर्मचारी इत्यादि को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। तीसरे चरण में 50 वर्ष आयु से ऊपर के लोगों या फिर डायबिटिक, ब्लड प्रेशर और कैंसर मरीजों को टीका लगाया जाएगा। सर्दी के मौसम में धुंध की वजह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और ऐसे हादसों को रोकने की कोशिश के लिए प्रशासन वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने को लेकर जोर दे रहा है। यमुनानगर RTA विभाग की ओर से कई दिनों से अभियान चलाकर सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में विभाग की टीम में जाकर वाहन चालकों को जागरूक कर रही है। RTA सचिव भारत भूषण कौशिक ने बताया कि रोड सेफ्टी की मीटिंग के बाद सभी वाहनों पर एक रिफ्लेक्टर टेप लगाने का फैसला लिया गया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली, बस मैक्सी, कैब, ट्रक आदि वाहन शामिल हैं। अंबाला में एक बार फिर से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। धुंध पड़ने से आम जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। कोहरे के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम में ठंडक बढ़ गई है। धुंध गेहूं की फसल के लिए लाभदायक जरूर है। देश भर में गीता जयंती समारोह की धूम है। अलग अलग जिलों में गीता जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इसी क्रम में यमुनानगर में गीता जयंती उत्सव मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल। पूरे दिन चले कार्यक्रमों के बाद सायंकाल में महाआरती हुई। श्रद्धालुओं ने बताया कि गीता के 18 अध्याय में से 18 श्लोक लेकर उसका रसपान किया गया, जिसमें संपूर्ण गीता का सार है। श्रद्धालुओं ने बताया कि देसी गाय के घी से 108 दीपक जलाकर ये महाआरती की गई, जिसमें सभी ने पूरे विधि विधान से श्रद्धापूर्वक हिस्सा लिया। फरीदाबाद के वजीरपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में देर रात आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए 1 दर्जन दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। रादौर में शहीद उधम सिंह की जयंती पर युवा खेल एवं रक्तदान संस्था एवं सेवा भारती की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर उन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया। मौके पर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि शहीद की जयंती पर यह कार्यक्रम सराहनीय है। जाखल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 यूनिट रक्त जमा किया गया। रक्तदान शिविर में टोहाना की मानव सेवा संगम संस्था की टीम ने रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया। संस्था प्रधान ने बताया कि हरियाणा और पंजाब के करीब 3 दर्जन से अधिक गांवों के युवा इससे जुड़े हुए हैं, जो कि हर साल बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर की शहीदी में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। रक्तदान शिविर में इस बार लगभग 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार किसान आंदोलन के चलते कम रक्त एकत्रित हुआ। यमुनानगर में नेपाली महिला से गैंगरेप का मामला आया सामने। महिला जिले के एक गांव की रहने वाली है। आरोप है कि 5 लोगों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने पहले उसके पति को बंधक बना लिया, फिर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच शुरू। सोनीपत के खरखोदा में 8000 से भी ज्यादा शराब की पेटियों के ऊपर रोड रोलर और जेसीबी मशीन चलाकर उनको नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग और तहसीलदार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ ही साथ डीएसपी रविंदर के नेतृत्व में अवैध शराब पकड़ी गई।
डीएसपी डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि कुल 34,000 शराब की पेटियों को नष्ट किया जाना है। 8,000 से ज्यादा शराब पेटियां नष्ट कर दी गई हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी अपील की कि ऐसे लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी दें। टोहाना के गांव नलका ढाणी के पास कोहरा होने की वजह से हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर 3 युवक सवार थे, तभी बाइक के आगे कुत्ता आ गया। कोहरा अधिक होने की वजह से उनको कुत्ता नहीं दिखा, जिसकी वजह से हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के शोपियां के केगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। इस दौरान सेना के 2 जवान जख्मी हुए। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के नरवल इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। ये एक आतंकी संगठन के लिए काम करते थे। जानकारी के अनुसार ये आतंकी नए साल के मौके पर घाटी में किसी वारदात को अंजाम देने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि एसओजी नरवल से श्रीनगर की ओर जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की जांच की जा रही थी। इनपुट मिली थे कि कुछ आतंकी ऑटोमेटिक हथियारों के साथ मूवमेंट कर रहे हैं। इनपुट के आधार पर स्पेशल चेक पॉइंट बनाया गया। पुलिस ने बताया कि गाड़ियों की जांच के दौरान सफेद ऑल्टो गाड़ी में सवार लोगों ने रोके जाने पर चेकिंग पॉइंट से भागने की कोशिश की। पकड़े गए 2 लोगों में से एक आतंकी संगठन के लिए काम करता था। देश में 24 घंटे 22,350 नए मामले आए सामने। 251 मरीजों की मौत हो गई। 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा टोटल केस, 2,80,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 758 नए मामले, 30 लोगों की हुई मौत, 7,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 71 मरीजों की मौत हो गई। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 49,129 के पार। अब भी 56,823 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,027 नए केस, अभी 9,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 12,048 से ज्यादा मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,214 नए मामले, 5,55,544 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 16,159 केस इस वक्त एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,023 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 3,03,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 355 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 7,091 के पार। 3,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 8 करोड़ 2 लाख के पार। अब तक 17,57,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। पूरी दुनिया में 2 करोड़ 19 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 92 लाख के पार। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,90,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। कुल मरीजों की संख्या 74,48,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या 29,92,000 के पार। अब भी 5,40,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 53,659 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में ओडिशा आया बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है। भुवनेश्वर नगर निगम ने जानकारी दी कि वो 18 दिसंबर को ओडिशा आया था। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे कोविड-19 हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। बीएमसी के अनुसार नए स्ट्रेन का पता लगाने की कोशिशें जारी। प्रदेश में कम हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 408 नए केस, 4 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,60,000 के पार।